अब हम एक नई टेक्निक को आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपपद लगन। ये जो उपपद लगन है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे दो चार्ट्स का निर्माण करेंगे। उपपद लगन किस प्रकार से होता है। जिन लोगों को आरूढ़ लगन निकालना आता है, उनके लिए उपपद लगन और भी आसान है, पर हम नए सिरे से उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि जो लगन कुंडली है और उपपद लगन, इसको कई जगह बुक में यूएल भी लिखा जाता है। इंग्लिश की कुछ बुक्स में कुछ राइटर इसे यूएल से भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ए एल का मतलब आरूढ़ लगन होता है और यूएल का मतलब उपपद लगन। तो सिंपल। अब हमें समझना है, जैसे आरूढ़ लगन में हम एक कुंडली के विषय में परसेप्शंस बता रहे थे कि क्या परसेप्शंस है आपका, लोग उसका आपको किस निगाह से और किस तरीके से देखते हैं। और फिर उस आरूढ़ लगन में प्रेडिक्शंस करने की बहुत सारी टेक्निक्स थी। इसी प्रकार से उपपद लगन 12वें भाव का परसेप्शन, 12वें भाव को बारे में बताना। जैसे आरूढ़ का मतलब होता है किसी को नीचे से उठा करके ऊपर रख देना, बिल्कुल अपनी आंखों के आगे ले आना, ताकि इसको हम देख सकें। जैसे पेन मुझसे दूर पड़ा है, पर मैं इसको अगर बारीकी से जांच करूंगा तो मैं इसको बिल्कुल मेरे करीब लेकर के आऊंगा और फिर मैं इसकी जांच करूंगा, और दूर से देख करके मैं इसकी जांच नहीं करूंगा। तो जो आपकी लगन कुंडली में दूर से जो चीज दिखाई दे रही है, उसको पास ला करके देखने और बहुत अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से देखने का तरीका ये है किसी भी चीज को, कि उसको ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से देखा जा सके, ऐसी सिचुएशंस में हम रख देते हैं। जैसे अब हमने पेन को ऐसे रख दिया, तो अभी हम ऊपर से भी देख सके, नीचे से भी देख सकें, यूं घुमा के भी देख सकें, यूं भी घुमा के देख सकें, चारों एंगलों के हिसाब से उसको देखा जा सके। तो उसके लिए ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ टेक्निक्स इजाद की हैं, जैसे आरूढ़ लगन और 12वें भाव के लिए उपपद लगन। उपपद लगन 12वां भाव, यानी कि जो 12वां भाव है, जो कि सैया सुख का भाव है, एक प्रकार से जीवन साथी को बताने वाला भाव है। क्योंकि सैया सुख के लिए इसका तात्पर्य सिंपल है कि भाई आपके पास आपका एक साथी है जिसके साथ आप बेड शेयर कर रहे हैं, ओनली दिस। उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है का मतलब हम किसी के भी बेडरूम में झांक करके नहीं देख सकते। ये नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है, ये कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, और ये मॉरल रूप से भी ठीक नहीं है कि हम कोई व्यक्ति अपने बेडरूम में क्या करता है, ये हमारा झांकने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। और अक्सर ये चीजें गुप्त होती हैं, परंतु जन्म पत्रिका में उस चीज को सही ढंग से देखने के सूत्र हैं। उसको जो गुप्त है उसको प्रकट करने का तरीका है, इसलिए डायरेक्ट तरीका नहीं है। डायरेक्ट का मतलब आप सीधे सीधे 12वें भाव में देख करके एक्चुअल फैक्ट कुछ नहीं कह सकते, परंतु उपपद लगन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप बेड किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कम शेयर कर रहे हैं या ज्यादा शेयर कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है आपकी, आपके जीवन साथी के और आपके प्रति आपस में क्या हिसाब किताब बनता है, कितना एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन डिवोशन बनता है। कहीं इस बेड शेयरिंग में कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं,
कोई ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ बेड शेयरिंग कर रहे हैं। वो इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको उपपद लगन बड़ी आसानी से देने में सक्षम होता है। फिर हमारे यहाँ पर जब पहली मैरिज में कोई दिक्कत आती है तो सेकंड मैरिज का भी कंसेप्ट है। अगर पहला विवाह नहीं चल रहा है तो हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे विवाह की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा विवाह कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब चीज भी पता चलती है। आपके जीवन साथी के बारे में जो चीजें हमने D1 चार्ट में सप्तम भाव को लगन मान करके की थी, वो सब बातें आप सेम बातें आप उपपद लगन से भी पता लगा सकते। जितने भी क्वेश्चन को हमने सॉर्ट आउट किया था D1 से, मैंने बताया था आपके जीवन साथी के बारे में, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में 3 टेक्निक विशेष करके प्रसिद्ध है। वैसे टेक्निक इससे भी ज्यादा है। एक तो जो मैंने आपको बताई, सप्तम भाव को लगन बना लें और उसको ऐसा ट्रीट करें जैसे आपके जीवन साथी का चार्ट है ये। फिर उपपद लगन है, उपपद लगन दूसरे नंबर की टेक्निक है। और तीसरी है नवमांशा की टेक्निक, यानी कि नवमांश कुंडली के द्वारा पता लगाना। फिर कारकांश की टेक्निक भी है, वो एक आगे का विषय है। उपपद लगन के विषय में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पराशर की टेक्निक है या जेमिनी ऋषि की टेक्निक है। एक्चुअली में इस टेक्निक का उपयोग पराशर ऋषि ने भी किया है और उनके पुत्र जेमिनी ने भी इस टेक्निक का उपयोग किया है। बस फर्क यह है कि जेमिनी में जेमिनी की दृष्टियां लगाई गई हैं, ये थोड़ा सा एक अलग है। इस मामले में वो अलग कर दिया है, पर उपपद लगन निकालने का तरीका सेम है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं कि जेमिनी से उपपद लगन दूसरे तरीके से निकलता है और पराशर से दूसरे, सेम प्रोसेस, सिर्फ थोड़ा सा ऑपरेट करने में हल्का सा दृष्टि के मामले में डिफरेंस। आइए अब हम देखते हैं कि हम मेष लगन की कुंडली लेकर के चल रहे हैं और एक ऐसी फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि कोई कुंडली है। यहाँ पर 12वां भाव जो है, बड़े ध्यान से समझना, मैं धीरे बोलूंगा। कुंडली में 12वां भाव है, इसको लिख देता हूं। 12वां भाव इज द बेड प्लेजर। इसका स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह, क्योंकि वहां पर मीन राशि फॉल कर रही है। और गुरु को मान लीजिए हम बिठाते हैं साहब यहां पर नंबर 9 की राशि में। 12वें भाव का आप सभी भी साथ साथ अपनी खुद की कुंडली अपने रफ स्केच में उसका बनाए, ताकि आपको उपपद लगन निकालना आ जाए। कहीं चूक ना हो जाए तो पूछ पाएंगे आप अपने आप यहां से। आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में 12वें भाव का स्वामी गुरु है, तो आप सभी ने क्या करना है, अपनी कुंडली का बिल्कुल हूबहू अपनी कुंडली बना लेनी है और एक साथ में उपपद लगन की कुंडली भी बनानी है। तो आपने देखना क्या है कि आपकी कुंडली का 12वें भाव का स्वामी कौन है और वो कहां पर बैठा हुआ है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 12वें भाव का स्वामी गुरु है और वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने गिनना है 12वें भाव से लेकर के, 12वें भाव को पहला मान करके जहां पर गुरु प्लेसमेंट है, गुरु की प्लेसमेंट है, वहां तक गिनना है। तो हम यहां पर अगर गिनते हैं तो 10वां आता है। आप सभी गिने और आप अपनी कुंडली में गिने कि आपके 12वें भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, जितने स्थान आगे बैठा है। मान लीजिए नंबर 4 पे बैठा है, यानी चौथे भाव में बैठा है,
तो वो 5 भाव आगे हुआ। अगर 12वें भाव से 4 तक गिनेंगे तो 5 आएगा। तो अब चौथे भाव से 5 भाव आगे गिनना है आपने। तो इस कुंडली में हम क्या करेंगे, 10 भाव आगे चलेंगे, क्योंकि गुरु अपने भाव से 10 कदम आगे, यानी 10 भाव आगे। तो नवम भाव को पहला भाव मानकर 10 कदम आगे बढ़ेंगे। अब 10 कदम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो 7, 8, 9, 10। तो छठा में यानी कि कन्या राशि में आरूढ़ उपपद लगन निकल करके आएगा। जो छठा भाव है वो उपपद लगन बनेगा। तो हमने यहां पर करना है कि छठे को फर्स्ट मान के बना देना है। छठे को मान करके फर्स्ट में आपने प्लेस कर दिया, ये आपका उपपद लगन की कुंडली तैयार हो गई। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई बात नहीं उर्मी जी, पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नहीं समझ आया सर। कोई बात नहीं, आ जाएगा। सर एक बारी और प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जी जी, आपका आदेश सर, आंखों पर, अभी कर दिया। कर्क लगन की हम यहाँ एक कुंडली बना रहे हैं, जो ये लगन कुंडली है, और हमने यहाँ पर बुध ग्रह को 10वें भाव में बिठा दिया, साथ में सूर्य को भी बिठा देते हैं। चलिए, अब एक कर्क लगन की कुंडली है। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, हमने कुंडली के 12वें भाव को देखना है। 12वें भाव में कौन सी राशि फॉल कर रही है, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध ग्रह, और वो लगन कुंडली में बैठा है, कुंडली के 10वें भाव में। अब हमें यहां तक समझ में आ गया हो, सिंपल, सो सिंपल। 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठा है। अब यहीं से आपको करना क्या, आरूढ़ लगन निकालने का क्या तरीका है। स्टेप नंबर 1, 12वें भाव का स्वामी जितने भाव आगे जाकर के बैठा है उसे गिनना है। तो 12वें भाव को अगर हम 1 नंबर मान करके वहां से गिनना शुरू करेंगे तो 11 आएगा। गिन के देखिए, 12वें भाव से गिनना शुरू करेंगे तो जहां पर बुध ग्रह है वहां पर 11 आएगा। 11 आ गए। स्टेप नंबर 2, जो 11 की संख्या आई है, यानी कि 11 भाव आगे है, अब 10वें भाव से ही इसको 10वें को फर्स्ट मान लेना है और 11 भाव आगे गिनना है। 11 भाव आगे कैसे गिनेंगे, 10वें को पहला मान लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अष्टम भाव उपपद लगन हो गया। अब हम उपपद लगन कैसे तैयार करेंगे, सो सिंपल कि यहाँ पर अष्टम भाव को पहले भाव में ले आएंगे, और अष्टम भाव में कौन सी राशि फॉल कर रही है, वो है 11, यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि को पहले भाव में शिफ्ट करेंगे, और इस प्रकार से उपपद लगन कुंडली तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ये वही टेक्निक है जैसे आपने आरूढ़ लगन निकालते वक्त किया था, पर कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, इसलिए हम इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे ढंग से, ताकि कोई चूक ना जाए। पुराने लोगों को आरूढ़ लगन जिन्हें मालूम है वो जल्दी समझ गए। आप में से जिसको भी समझ में नहीं आया अभी तक, वो केवल अपना हैंड रेज करेगा, और फिर मैं उनके पास आऊंगा और उनको उनकी कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा कि आपका आरूढ़ लगन कौन से भाव में बन रहा है। वेरी नाइस, आप उठाते चलें।
और किसी ने उठाना है उठाइए। गुरुजी मेरा कुंभ लगन की है कुंडली। जी, अब तो आपके 12वां कुंभ भाव। लगन की है, कोई बात नहीं कोई बात हाँ, नहीं, मैं समझ गया, बस कुंभ लगन बता दिया। अब आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझिए और उसके हाँ, हिसाब से अपनी रव कुंडली बनाते जाइए ताकि हाँ जी। आपको आरूढ़ लगन। देखिए सारे समझिए, जैसे मान लीजिए प्रदीप जी ने कहा कि 11 नंबर की कुंडली है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मकर 12वें भाव में मकर राशि फॉल कर रही है, 12वें भाव में मकर राशि फॉल कर रही है, क्योंकि बिल्कुल हम्म, ऐसा ही है। और हम्म, उसका स्वामी कौन है 12वें का? शनि। शनि। तो शनि प्रदीप जी की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है। तो यस। जब 12वें भाव से आप शनि को गिनना शुरू करें कि वो कहाँ गया, तो आप पाएंगे वो 8वें में गया। तो देखिए आप गिनिए, पहले आप अपने हाथ से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें हो गया। ठीक है ना जी? प्रदीप जी हम्म, अब जो 8वें में गया, आप 7वें को पहला मान करके आगे 8 अंक आगे बढ़ जाइए आप। 12, फिर 12 आ गया। वेरी गुड। ये जो मीन राशि आई है, मीन राशि हाँ, को, ये उपपद लगन है आपकी कुंडली का। ओके अब इस उपपद ओके। लगन की जब आप कुंडली बनाएंगे तो हम्म, फर्स्ट हाउस में मीन राशि डाल देंगे, ठीक है। और मीन राशि से फिर जो ग्रह जिस राशि में बैठा है आपकी मेन चार्ट में, उसको हूबहू हम्म, वैसे के वैसे बिठा देंगे। राइट सर। ध्यान रहे, हमें किसी भी ग्रह की राशि को नहीं बदलना, किसी ठीक है। युति को नहीं बदलना। अगर एक भाव में 3 ग्रह बैठे तो तीनों उसी राशि में बिठाने। आपने सिर्फ लगन को डिसाइड करना है, ग्रह जिस भी राशि में बैठा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो आप अपनी बना लीजिए। ठीक। हाँ उर्मी जी, आपकी आवाज कट गई थी, कुछ कह रहे थे? आपकी आवाज कट गई थी। सर मैं कह रही थी मैंने तब हाथ उठाया था इनिशियली जब मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और किसने उठाया था, चलते हैं। देखिए या तो अभी आप हाथ उठा लीजिए सीमा शर्मा जी, क्योंकि ऐसा ना हो आप शर्म में हाथ रेज ना करें और बाद में कहें जी देखो हमें समझ में नहीं आया। हाँ सीमा शर्मा जी। सर मेरे को जस्ट कंफर्म करना है, वही कुंभ लगन की कुंडली है और उसमें शनि 5th हाउस में बैठा है। तो वहां से गिनना शुरू करो, 12वें से छठा आएगा। हाँ, छठा आ रहा है। हाँ जी। अब जो हाँ जी, पंचम भाव से 6 भाव आगे गिनो तो दसम आएगा, मतलब 10th दसम हाउस पे आएगा। चले जाए, यानी कि हाँ जी, वृश्चिक राशि आएगी। ठीक है सर। हाँ जी, वृश्चिक राशि को लगन बना लो, ठीक है सर। हाँ वो जी, उपपद लगन की कुंडली तैयार है आप। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ सुनीता जी, अनम्यूट करिए सुनीता जी अपने आप को। ओके सर, वृश्चिक लगन की कुंडली है सर। है जी। लग्न में एक नंबर है वृश्चिक। 1 नंबर तो मेष होगा। 8 सर, 8। 8, अच्छा 8, अच्छा वृश्चिक। हाँ हाँ, और 12th हाउस बिच्छू, का है। सुनीता जी बिच्छू कह दिया कीजिए ना, वो एकदम समझ अच्छा, में आ जाएगा। अगर ठीक वृश्चिक है, नहीं समझ में आया तो बिच्छू, ठीक है सर। है ना, तो बिच्छू राशि कह दिया करो। तो अब ये है कि आपने देखना है कि आपकी कुंडली का शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र सर 8th हाउस में है, शुक्र 8वें 8th भाव में, हाउस में, तो अष्टम 12वें भाव से में। अगर 8th में गिनेंगे तो नवम हो जाएगा। हाँ, नवम हो गया। तो नवम, 8वें से नवम गिनेंगे तो चौथा भाव आएगा। गिन के देखिए। 8वें से नवम गिनेंगे अब हम। हाँ तो गिनो। 4th हाउस आ गया सर ये। 4th हाउस आ गया, तो वहां कौन सी राशि फॉल कर रही है? वहां 11 नंबर की राशि फॉल हाँ, करेगी। 11 नंबर सर, 11। हाँ तो ये कुंभ राशि का जो लगन तैयार होगा ये आपका उपपद लगन उपपद है। है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी सज्जन एवं देवी को अगर कोई विशेष कोई दिक्कत आ रही है तो कृपया करके वो हमें बताए। अनिल तिवारी जी, आप हाथ जोड़ रहे हो या हाथ रेज कर रहे हो? हाथ रेज कर रहे हैं सर। अच्छा चलिए, हाथ जोड़ लिए हैं अच्छा तो अच्छा। कोई गुरुजी, बात नहीं, बताइए। सिंह लग्न की कुंडली है
बस आपने चंद्रमा देखना है तिवारी जी, चंद्रमा कहाँ बैठा है बस मुझे वो बता चंद्रमा दो। जो है छठे भाव में बैठा है, चंद्रमा छठे बारहवें भाव से में बैठा है, सातवें तो भाव अपने से 7वां बैठा है ना, तो 7वें से 7वां गिनेंगे तो वापस वही आ जाएगा। बस बस उसी को लगन बना दो अब। अच्छा, बस हो गया काम, ठीक 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 ज्यादा गोल गोल घूमना ही नहीं है। ठीक। ठीक है जी। और सिंधु गार्गी जी, सर 12th हाउस सबग्रही हो तो कोई बात नहीं, उसको लगन बना दो, कहीं जाना ही नहीं, अपने घर में ही रहना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आ गया। जवाब दीजिए, आ गया नहीं आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आ गया चलो सर आ अच्छा, गया। आ गया सर। अब हम Yes, एक sir. एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेंगे। आ गया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा पूछना है मुझे। कौन बोल रहे हैं आप? उर्वशी। उर्वशी जी, हाँ उर्वशी जी बताइए। मेरा कुंभ लग्न है और शनि तीसरे भाव में है। हाँ, तो कुंभ लगन है, तो आप 12वें भाव से देखिए कि शनि कहाँ बैठा है। तो अगर आप गिनेंगे तो 3 भाव आगे बैठा है, मतलब सेकंड हाउस में बैठा है ना। तीसरे हाउस में बैठा है। हाँ, तो उसको आगे 3 तक गिनेंगे तो चौथा आ जाएगा। हाँ। 4th हाउस में देखिए राशि कौन सी फॉल कर रही है। 4th हाउस में चंद्र दिख रहा है। ग्रह नहीं देखना, राशि कौन सी फॉल कर रही है। कुंभ लगन बताया था ना आपने। हाँ जी। हाँ, कर्क तो राशि। नहीं 2 नंबर की राशि होनी चाहिए। हाँ 2 नंबर है। हाँ, तो ये 2 नंबर जो है ना, ये आपका उपपद लगन है। ओके। इसको लगन बना लीजिएगा। सर 2 क्यों हुआ? ये तो इनका मतलब ये तो चौथे हो गया ना, तो 3rd से चौथा गिनेंगे। 3rd से चौथा नहीं है, 12वें से पहले दूसरे तक पहुंचिए सचिन। 12वां एक, पहला दूसरा, तीसरा जो है दूसरा भाव आ जाएगा। ठीक है, तो 3 अच्छा, भाव आए, तो अच्छा, अब इसको पहला मानिए, दूसरे को, फिर तीसरे हम्म। को, फिर उसको चौथा, तो वृष आ गया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा केवल कि इनका 12th का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा। ठीक है, नहीं, वो ठीक। देख लो कैसे पढ़ाया करोगे अब आगे। चारे में समझना है सचिन। हाँ, या इतना पब्लिक इतना टाइम नहीं देगी आपको, है कि आप दिमाग लगाएं। ठीक बात। बी अलर्ट एंड बी स्मार्ट। बिल्कुल। चलिए, अब एक हम लाइव एग्जाम्पल करेंगे। आप में से कोई धुरंधर है तो देना चाहे दीजिए, मैं उसके बारे में कुछ वार्तालाप नहीं करूंगा, इस बात का इत्मीनान रखिए। जी सर, मैं दूं? हाँ दो। अरे ये कलर कौन सा पकड़ में आ गया? 1 मिनट भैया, ये पीला रंग बदल गया। जी सर, दिख रहा है सर वो भी। दिख रहा है? अच्छा, हाँ, मुझे लगा कहीं वो फेंटेड सा ना फील हो। नहीं दिख रहा है, हो गया, रेड हो गया। रंग बिरंगी हो गई। मेरा उद्देश्य सिर्फ उपपद लगन निकालना है, यहाँ ध्यान रखना भैया, कहीं कोई अन्य आशा ना करना। हाँ बताइए, क्या लगन है? कन्या लगन की कुंडली है सर ये। अब देखिए हम कैसे किसी चार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लगन कुंडली है और ये लगन कुंडली हमने लिखा, एक कुंडली हम साथ में और बना लेंगे। अब हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम 12वें भाव के लिए उपपद लगन क्या बनता है वो देखेंगे। 12वां भाव यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य कहाँ पर बैठा है? 11th हाउस। 11th हाउस में बैठा है। इसके साथ कोई अन्य ग्रह? जी नहीं, कोई नहीं बैठा है। तो अब हमने करना क्या है, 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। अब हमें यहाँ से
गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देखें संख्या आई 12, यानी कि 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वां स्थान पर बैठा है। अब जहां पर ये बैठा है वहीं से 12 गिनना शुरू कर दीजिए, तो मिथुन राशि फॉल करेगी। जी सर। और उपपद लगन यूएल 10th हाउस में फॉल करो। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ सकता है कि हमने मिथुन राशि को कैसे निकाला। इस प्रकार से हमने निकाला तो मिथुन लगन का उपपद लगन तैयार। उपपद लगन अब हमने देखना है कि किस राशि में, यानी कि आपके मेन चार्ट में कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो पहले आप मेन लगन कुंडली में ही बता दें, नहीं तो मैं डायरेक्ट उपपद लगन में भी बना देता, पर लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम पहले से बनाए। वृश्चिक में राहु है। ये D1 का बता रहे हो ना आप? हाँ D1 बता रहा हूँ सर। राहु है। तीसरे भाव में, चौथे भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा है। छठे में बृहस्पति, जुपिटर है। और 10वें भाव में शनि, बुध और शुक्र। शनि, बुध और शुक्र। केतु 9वें भाव में। सैटर्न, मरकरी और वीनस, और सूर्य 11वें में। जी। और क्या बताया आपने सर? केतु उसमें है, टॉरस में, 9वें स्थान पर, 9वें भाव में। और मार्स है 12th हाउस में, 12वें में मंगल है। सभी ने ये चार्ट, जो ग्रह जिस राशि में D1 में बैठा है बिना छेड़छाड़ करे वो वहीं पर बिठा देगा। अब लगन कुंडली में आपने देखा है कि मिथुन राशि में यहाँ सैटर्न बैठे हैं, वीनस बैठे हैं और मरकरी बैठा है। इसी प्रकार से 4 नंबर में सन है, 5 नंबर में मंगल है और राहु 8वें में है। 9वें में मून है और 10वें में कोई ग्रह नहीं है। 11वें में जुपिटर है और 12वें में कोई नहीं है। मेष में कोई नहीं है। 2 में है केतु। अगर हम बात करें तो 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए। और सूत्र क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आखिर हमें देखना क्या है। सबसे ज्यादा ध्यान आपने देखना है उपपद लगन के, जो लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पाप ग्रह जो भी होगा वो अच्छा नहीं माना जाता, पर शुभ ग्रह अच्छे माने जाते हैं। और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सभी अपनी अपनी कुंडली को बना लीजिए ताकि आप अपनी कुंडली के माध्यम से समझ सकें। जो लगन है उसमें जो भी ग्रह बैठता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पाप ग्रह नुकसानदेह है, यानी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। पर शुभ ग्रह अच्छा माना जाता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरा भाव हो जाता है। दूसरे भाव में भूल करके भी कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए।
पर जब हम पाप ग्रह की बात करेंगे तो सूर्य को पाप ग्रह में इन्वॉल्व नहीं करना। जैसे कि इस एग्जाम्पल में सूर्य सेकंड हाउस में है, तो हमें ये नहीं कहना कि भाई सूर्य पाप, क्योंकि सूर्य वास्तव में पाप ग्रह नहीं है, वो क्रूर ग्रह है। सेकंड हाउस से हम लोग पति पत्नी का सेपरेशन, डिवोर्स या कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जैसे चीजों को देखते हैं। क्या बताया मैंने? सेपरेशन, पति पत्नी का अलग हो जाना, दोनों में से किसी की डेथ हो जाना, या कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा हो जाए, या कोई तीसरा ही चुरा करके ले जाए जीवन साथी को, उस तरह के हालात, या हेल्थ के कारण सेपरेशन, कुछ इस तरह के जितने भी नेगेटिव चीजें होती हैं ये सेकंड हाउस डिसाइड कर सकता है। और सेकंड हाउस कब डिसाइड करेगा? जब इसमें पाप ग्रह का असर होगा। पाप ग्रह का असर इसको सेपरेटिव बना देगा। पर सप्तम में बैठा हुआ भाव में जो ग्रह होता है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये अपोजिट रोल भी कई बार अदा कर जाते हैं। और सप्तम भाव में बैठे हुए पाप ग्रह कुछ ज्यादा ही अपोजिट रोल निभाते हैं। यहाँ अपोजिट रोल का मतलब है मेरा, ये सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह अक्सर विवाह में बाधक होता है, यानी बाधा देने का काम करता है। जैसे मैंने आपको जब D1 चार्ट समझाया था, वहां भी समझाया था कि सप्तम भाव में हमें कोई भी ग्रह नहीं चाहिए, और अगर ग्रह हो तो शुभ हो, परंतु शुभ और अशुभ दोनों ही ना हो तो बहुत ही उत्तम है। परंतु दृष्टि तो हमें पाप ग्रह की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और दृष्टि हो तो केवल शुभ ग्रह की होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सप्तम भाव में 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह हमें नहीं चाहिए, पाप ग्रह की दृष्टि बिल्कुल नहीं चाहिए, हो तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बस इससे ज्यादा हमें सप्तम भाव के लिए नहीं चाहिए होता। ये एक आइडियल सिचुएशन है, इसी को आइडियल सिचुएशन मानना है। अब इसमें अगर जैसे ही पाप ग्रह की दृष्टि आएगी तो क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ थोड़ा कमजोर हो जाएगी, खुद पाप ग्रह बैठ जाएगा तो थोड़ा और कमजोर हो जाएगी। 2 ग्रह बैठ गए पाप ग्रह तो क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ और डाउन हो जाएगी। 3 ग्रह बैठ गए तो बिल्कुल डेंटेड हो जाएगी, काफी डैमेज्ड हो जाएगी। 4 ग्रह बैठ गए तो बिल्कुल मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर सेवियर प्लेनेट को भी देखना है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये सूत्र आपको यहां पर भी अप्लाई करना है, पर कुछ अपवाद भी रहेंगे। जैसे सप्तम भाव में शनि ग्रह का दिग्बली हो जाना मैरिज लाइफ को स्टेबल बना देता है। ये कुछ चीजों के मामले में आपको ध्यान रखना है। जैसे इस चार्ट में अगर हम देखें तो शनि ग्रह लगन पे बैठे हुए हैं, तो शनि ग्रह पाप ग्रह है। चंद्रमा यहाँ पर सप्तम में बैठा है, तो एक तरह से कुछ ना कुछ बाधक होने का रोल निभाएगा। और अगर हम देखें सेकंड हाउस में तो सूर्य है, सूर्य जैसा मैंने फिर से कहा कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं देता है, तो एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर सेवियर प्लेनेट गुरु हो गया क्योंकि नवम भाव में बैठा हुआ है। और ध्यान रखिए, अगर जेमिनी के अनुसार आप कर रहे हैं तो फिर जेमिनी की दृष्टि लगानी है, और जेमिनी में राशि दृष्टियां वाली दृष्टि होती है। और पराशर की लगानी है तो वैसे ही आप सिंपल जैसी लगाते आए वैसी लगाए। कमाल की बात है, जो हमारी विषोंतरी दशाएं हैं उपपद लगन पर बिल्कुल सटीक बैठ। और मैरिज लाइफ के विषय में आप जो भी सोच सकते हो वो सब चीज उपपद लगन से पता लगाया जा सकता है। ध्यान से फिर रिपीट कर रहा हूं, मैरिज के बारे में जो कुछ भी पता लगाना चाहते हो, जो कुछ भी पता लगाना चाहते हो आप, वो उपपद लगन से पकड़ा जा सकता है या समझा जा सकता है। पकड़ा नहीं कहना चाहिए, समझा कहना चाहिए कि समझा जा सकता है। सेम चीज D9 में भी होती है, नवमांशा में भी सेम चीज होती है। हम यहाँ पर आपको 3 टेक्निक सिखा रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर की टेक्निक है जिसमें आप पति पत्नी के बीच की अंतरंग क्रियाओं के बारे में भी पता लगा सकते हैं।
बात अलग है कि मैं ऑनलाइन पर उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, पर आपके लिए होमवर्क है, अगर आप आगे तक डिटेलिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी निजी संबंधों के अंतःकरण और अंतःकरण की जो क्रियाकलाप है उसके बारे तक में भी पता लगाने में सक्षम हैं। ये उपपदलगन D9 चार्ट इस लेवल तक पेंट्रेट कर देते हैं चीजों को, इस लेवल तक आप डेप्थ में जा सकते हैं। मनुष्य के सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के उसके अंतःकरण में बसे हुए मनोविचार भी आप इन चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति मैरिज लाइफ को या सेक्स लाइफ को किस दृष्टिकोण से देखता है, उसके बारे में क्या सोचता है और किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहता है। इवन इस लेवल तक की चीजें हमें पता लगाई जा सकती है, जो कि एक आसान कार्य है, बहुत टफ कार्य है, बट वो मैं आपको देता हूं क्योंकि कुछ मर्यादाओं की बात है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कुंडली के बारे में उपपद लगन निकाल करके चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। आज मैं बहुत सारी टेक्निक नहीं कराऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो सब गड़बड़ हो जाए, पर इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं और टेक्निक्स जीवन साथी की एजुकेशन, पिता का स्टेटस, उसका कैरियर, उसकी अभिव्यक्ति, उसका नेचर, उसका करेक्टर, कुछ भी आप उपपद लगन से पता लगा सकते हैं। और जो विषोंतरी दशाएं हैं उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अगर अपने चार्ट को देख रहे हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में ओनली रिलेटेड टू 12th हाउस, समझना बात को, ओनली रिलेटेड टू 12th हाउस, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको वो दशा में रिफ्लेक्ट होगा और वो रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए। आपको अर्गला निकालनी सिखाई थी क्या मैंने आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में? अर्गला का कंसेप्ट नहीं गुरुजी, नहीं सर, दिल्ली नहीं में अर्गला कैसे लगती है? नहीं नहीं सिखाई। इंटरवेंशन नहीं सिखाया मैंने? नहीं मतलब सिखाया। कौन से नहीं भाव सर, को नहीं कौन सर। से ग्रह अर्गला लगा देते हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात, कभी फिर चलो कभी मौका लगेगा सिखाएंगे। ये जो सेकंड के अंदर है वो एक प्रकार की अर्गला ही है, और अर्गला जो होती है सेकंड भाव में भी लगती है, चौथे में भी लगती है, 11वें में भी लगती है, 12वें में भी लगती है। एक शुभ अर्गला होती है, एक अशुभ अर्गला होती है। अर्गला का मतलब होता है कुंडली। जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत आता है। हाँ। वो वैसे कुंडली खोलने का स्त्रोत है कि जब आप देवी के दर्शन कर रहे हैं, देवी के दरबार के दर्शन कर रहे हैं, यानी उसके दर्शन करने से पहले उनका दरबार खोलना है, तो कुंडी लगी हुई है, दरबार ऐसे नहीं खुलेगा। तो स्त्रोत कहा गया, यानी कि माँ देवी की प्रशंसा की गई है, फिर खोल दिया जाता है, वो प्रवेश के लिए होता है, तो इसे अर्गला स्त्रोत कहते हैं। ऐसे ही कुंडली में भी कुछ गुप्त ग्रह एक दूसरे से तालमेल बिठा के रखते हैं, या तो बाधा पहुंचाते हैं गुप्त रूप से या तालमेल बना लेते हैं। तो गुप्त रूप से क्या तालमेल है और क्या बाधा है वो अर्गला के कंसेप्ट से पता चलता है। यानी कि इस ग्रह के फलाने भाव में बैठे हुए ग्रह को कौन सा ग्रह रोक रहा है, यानी कि कौन सा ग्रह अर्गला लगा रहा है, बाधक कौन है। कई बार क्या होता है, जैसे देखने में आप बेसिक चार्ट में देखते हो, यार कर्क लगन है और लगन का स्वामी नवम में बैठा है और चंद्रमा की दशा चल गई। आपने देखा कोई पाप ग्रह भी नहीं बैठा है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो नियम के अनुसार तो वो दशा आप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लग्नेश की दशा है तो वो व्यक्ति राइज करना चाहिए। नियम के अनुसार उसको प्रमोट होना चाहिए, उसको नए नए अवसर प्राप्त होने चाहिए, उसको बड़े लोगों का साथ मिलना चाहिए। पर वो व्यक्ति 3 या 4 साल
बीतने के बाद आपके पास आता है, कहता है टोटल 10 साल तो है, 40% समय तो निकल गया, तो अच्छा समय कब आएगा ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब ज्योतिषी के लिए कई बार ये टेंशन का विषय हो जाता है, यार ये क्या अड़चन है, सूत्र तो बिल्कुल सही लग रहा है पर मामला कहाँ गड़बड़ है। तो अर्गला वहां पे हमें बड़ी हेल्प कर देती है। अगर चंद्रमा को ऐसे में उस कुंडली में कोई अशुभ अर्गला लग रही होगी, यानी कि गुप्त रूप से कोई ऐसा ग्रह जो देखने में तो मित्र नजर आ रहा है पर मित्र है नहीं, वो पीछे में उसके रिजल्ट को रोक के बैठा है, फिर हम उसकी रेमेडी करते हैं, अशुभ अर्गला का। पर शुभ अर्गला आपको सबक सिखाती है, आपके अच्छे के लिए होती है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांट मार देता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को डांट मार देता है, कभी कभी एक आधा हाथ भी मार देता है। माँ कभी झिड़की दे देती है, प्यार वाली गाली दे देती है उसको, जा तू परे जा, जा तू हट जा, जा तू भग जा, जा तू मर जा, पर वो ये थोड़ी चाहती है कि अब बेटा मर जाए। तो इसी प्रकार से शुभ अर्गला का मतलब होता है उस अर्गला के पीछे मकसद उसका शुभ होता है, पर वो एक बार काम में रुकावट डाल देती है, तो बंदा रीथिंकिंग के लिए तैयार होता है कि यार मामला क्या है, ये जरा अटक क्यों गया। फिर वो कहता है ओहो अच्छा मैं ये गलती करने जा रहा हूँ। कभी कभी ज्यादा जल्दी तेजी से डिसीजन ना लेना एक अच्छी बात हो जाती है, गलती करने से कई बार इंसान बच। तो जब उसके शुभ अर्गला लग जाती है तो वो काम में रुकावट डाल देता है कि अच्छा मैं कल ये काम कर दूंगा, पर उसने अर्गला ने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो फंसेगा, और दशा चल रही है अच्छी, तो शुभ अर्गला उस काम को रोक देगी और काम नहीं होके देगा, उसको कोई ऐसा काम फंस जाएगा, वो काम तो करेगा नहीं, दूसरे में लग जाएगा। तो जैसे ही टाइम निकलेगा पता उसकी असलियत पता चल जाएगी उसको, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, वे ओहो यार बच गए हम तो बच गए। जैसे कई बार होता है ना कि यार चलो फ्लाइट मिस हो गई, पता चला फ्लाइट में दिक्कत आ गई, या हम फलानी बस में जा रहे थे वहां बस ही पलट गई, अरे यार हम बच गए, चलो हम लेट हुए। अब पहले तो गुस्सा आ रहा था उसी घटना पर कि यार हमसे बस छूट गई या ट्रेन छूट गई, और जब कोई दुर्घटना हो गई तो हम क्या अपने आप को लकी मान रहे हैं। तो ये शुभ अर्गलाएं इस प्रकार की रुकावट पैदा करती हैं। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अरे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ यार, क्या पता इसमें हमारी भलाई हो, चलो हमें नहीं मिला क्या पता हमारी भलाई के लिए। तो ये शुभ अर्गला और अशुभ अर्गला, ये 2 अर्गला होती हैं, ये जेमिनी में भी सिखाई जाती हैं और पराशर में भी सिखाई जाती है। पराशर होरा शास्त्र का एक पार्ट है। उनमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो बची हुई। वैसे देखा जाए पराशर होरा शास्त्र का पूरा कोर्स 5 साल का है, जस्ट एक डॉक्टर बनने वाला कोर्स है। जितना एक डॉक्टर बनने में समय लगता है उतना ही समय एक ज्योतिष को ज्योतिष की पुस्तक पढ़ने में लगता है। मतलब जो वास्तव में अगर एक एक श्लोक को डिकोड करके देखा जाए पराशर शास्त्र के पराशरी को, तो 5 साल मिनिमम लगता ही लगता है, और सारी टेक्निक को समझने में, और वो भी इलस्ट्रेट करके मतलब बड़ा करके एलैबोरेट करके सिखाना वाला एक अच्छा टीचर होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो श्लोक को तो पढ़ दे और उसका हिंदी का मीनिंग बता दे पर वो टेक्निक सिखाने में सक्षम ना। ज्योतिष में टेक्निक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर टेक्निक ही नहीं समझ में आई तो फिर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मान लो आप रट्टा तो मार लो आरूढ़ लगन ऐसे होता है और ऐसे होता है, पर आरूढ़ लगन के आपको सूत्र ही ना पता हो कि मान लो कि सेकंड मैरिज कहाँ से आएगी, अगर आरूढ़ लगन में सेकंड मैरिज देखना ही नहीं आता हो तो आप सेकंड मैरिज में आरूढ़ लगन निकाल भी लेंगे तो उसमें देखेंगे क्या। कई बार ऐसे केस आ सकते हैं आपके पास जिसमें व्यक्ति अपनी मैरिज लाइफ से परेशान होता है, वो सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहता है। कभी कभी जेन्युइन रीजन होता है कि जीवन साथी डेथ कर गया या जीवन साथी छोड़ के ही भाग गया, तो ऐसे केस में भी वो सेकंड मैरिज करना चाहेगा। तो सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है क्या नहीं बनती है वो भी आप लोगों को सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो 7-8
विवाह तक करने के कौन से योग होते हैं, मतलब कहाँ तक पहुंचा जाता है, 7 मैरिज कैसे देखी जाती हैं, मतलब कौन कौन से भाव से कैसे चक्की चलानी है, वो मैं आपको सिखा। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपने शादियां करनी है इतनी, है ना, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है। एक ही शादी में टिके रहो, ज्यादा बढ़िया रहोगे, कोई फायदा नहीं। कोई प्रश्न पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, बिना मतलब प्रश्न नहीं पूछना, प्रश्न जेन्युइन हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये विश्वंतरी दशा वाला जो बताया था ना पॉइंट, ये एक बार से रिपीट कर दीजिए। ये जो विश्वंतरी दशा से 12th भाव का जो बताया था आपने। मैंने कुछ नहीं बताया सुनीता जी, मैंने सिंपल इतना कहा है, जो हमारी विश्वंतरी दशाएं वो होती हैं जिसमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो होती है ना, ये विश्वंतरी का मतलब 120 साल वाला। हमारे पराशर सूत्र में, पराशर ज्योतिष में जो दशा सिस्टम है, वो सबसे प्रसिद्ध जो दशा सिस्टम है वो विश्वंतरी दशा सिस्टम। वैसे 32 प्रकार की दशाएं होती, 32 टाइप्स की दशाएं होती हैं। तो ये विश्वंतरी दशा वही है जो सबसे फेमस है, जो टीवी में बैठ के ज्योतिषी कहते हैं कि महादशा ये, अंतरदशा ये, प्रत्यंतर, इसे विश्वंतरी कहते हैं। ऐसे ही फिर अष्टोत्तरी दशाएं भी होती हैं, राशि की दशाएं भी होती हैं, योगिनी दशाएं भी होती हैं, मंडूक दशा भी होती है, विष्णु दशा भी होती है, ब्रह्म दशा भी होती है, नारायण दशा भी होती है। 32 प्रकार की दशा ये सिस्टम है, ये नाम नहीं है। उत्पन्ना दशा भी होती है, चंद्रमा तीसरे भाव में होता है तो ऐसे कुंडली के अंदर उत्पन्ना दशा लगती है। कई बार क्या होता है, कुछ दशाएं हर एक में 90% चार्ट में ही ये दशाएं लगती हैं जो विश्वंतरी होती है। 10% ऐसी भी कुंडलियां होती हैं जिसमें कुछ विशेष दशाओं से शुरुआत करनी चाहिए, तो इवेंट निकल कर। इसलिए इवेंट का पता लगाना बहुत टफ होता है, इट्स टफेस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, हार्ड वर्किंग, और नॉलेज की तो बात है ही, बिना नॉलेज के तो आप निकालोगे क्या, जब तक आपको पता ही नहीं है। आप कल को मंडूक दशा कब लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और किस अवस्था में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अगर भगवान राम की कुंडली को देखेंगे, अगर उनके जीवन चरित्र का इवेंट निकालना चाहते हो तो मंडूक दशा बहुत जबरदस्त सटीक तरीके से कार्य। परंतु अगर आप विश्वंतरी दशाओं से लगाओगे तो कुछ इवेंट्स तो मिल जाएंगे, नो डाउट, पर बहुत सारी चीजों में हो सकता है आपको डाउट क्रिएट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मंडूक दशा अपने आप में वहां पर बड़ी, और ये भी फिर नियम शर्तें कब लगनी चाहिए, कैसी लगनी चाहिए, तरह तरह की चीजें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, पक्का लगन पता है आपको? पक्का लगन, वृंदा लगन, इसका मतलब ये सब कुछ नहीं, ये सब अभी अनबेक्ड है, ठीक है, ओके। गुरुजी जहाँ लग्नेश जाके बैठ जाता है वहाँ पक्का लगन। हाँ बिल्कुल, विनय जी ने बिल्कुल ठीक, यही पक्का लगन। देखो गूगल से पढ़ने का फायदा हो जाता है कभी कभी विनय जी, है ठीक है सर। मैंने संजय जी की किताब से पढ़ा है सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यहीं पर आज पूरा करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।